चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? राजराज प्रथम। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। इसके पश्चात राजेंद्र प्रथम ने चोल वंश की राजधानी कहाँ बनाई? तो गंगईकोंड चोलपुरम बनाई थी। यानी चोल वंश की राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम किसने बनाई थी? तो राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। उपराजधानी कहाँ थी चोलों की? चोलों की उपराजधानी कांची थी। चोलों का राष्ट्रीय चिन्ह बाघ था। चोलों की प्राचीनतम निवास स्थान कहाँ था? उरैयूर था। चोलों का उत्कर्ष का केंद्र तंजौर। चोल किसके सामंत थे? तो चोल पल्लवों के सामंत थे। चोलों का सबसे प्रबल शत्रु किसे माना जाता है? तो चोलों का सबसे प्रबल शत्रु कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य को माना जाता है। चोल इतिहास के स्रोत। चोलों के इतिहास को जानने के निम्नलिखित स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में पहला क्या? अभिलेख है। चोलों के इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणिक साधन किसको माने जाता है? तो चोलों के इतिहास का सर्वाधिक प्रमाणिक साधन चोलों का अभिलेख को माना जाता है। चोलों का जो अभिलेख मिला वो कितनी भाषाओं में प्रयोग किया गया है? तो चोलों का जो अभिलेख मिला उसको 4 भाषाओं में प्रयोग किया गया। कौन कौन सा? तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है और कन्नड़ में। यानी चोलों की जो अभिलेख मिले उसमें 4 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी भाषा का? तमिल भाषा का, संस्कृत भाषा का, तेलुगु भाषा का और कन्नड़ भाषा का। चोल वंश का कौन सा शासक था जिसने ऐतिहासिक प्राकथन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली थी? तो वह था राजराज प्रथम। यानी कि चोल वंश का जो राजा था राजराज प्रथम, उसने ऐतिहासिक प्राकथन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली थी। किस काल के अभिलेख जो हैं वह मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण है? तो चोलकालीन अभिलेख जो हैं वह मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। चोलों के उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है? तो चोलों के उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम विवरण देने वाला ग्रंथ है तिरुवलंगांडू है। क्या है? तिरुवलंगांडू और करंडे दानपत्र है, जिसके द्वारा चोलों के उत्पत्ति के बारे में विवरण दी जाती है। तो तिरुवलंगांडू और करंडे दानपत्र किस राजा का है? तो राजेंद्र प्रथम का है। चोलों के किस प्रशस्ति में चोलों के मूल पुरुष का नाम चोल दिया गया है? तो चोलों का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें चोलों के मूल पुरुष का नाम चोल दिया गया है? तो वह तिरुवलंगांडू प्रशस्ति है। कौन सी प्रशस्ति है? तो तिरुवलंगांडू प्रशस्ति है। इतिहास की दृष्टि से चोलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख किसे माना जाता है? तो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण लेख तिरुवेंदुपुरम लेख माना जाता है। कौन सा अभिलेख माना जाता है? तो तिरुवेंदीपुरम अभिलेख माना जाता है। तिरुवेंदुपुरम अभिलेख किस राजा का है? तो तिरुवेंदुपुरम अभिलेख राजराज तृतीय का है। चोलों के उदय का क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो चोलों के उदय का क्रमबद्ध विवरण मिलता है राजराज तृतीय के तिरुवेंदीपुरम अभिलेख में। चोल के किस अभिलेख में होयसल राजाओं के प्रति आभार प्रकट किया गया है? तो तिरुवेंदीपुरम अभिलेख में आभार प्रकट किया गया है। तिरुवेंदीपुरम अभिलेख किसका है? तो राजराज तृतीय का है। चोलों का एकमात्र अभिलेख है, वह अभिलेख कौन सा है जिसमें राजाधिराज एक मिनट चोलों का वह कौन सा एकमात्र अभिलेख है जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है? तो वह अभिलेख है मणिमंगलम अभिलेख है। मणिमंगलम अभिलेख है, अश्वमेध यज्ञ हुआ था। तो किस राजा का है? तो राजा धीराज प्रथम का है। तो मणिमंगलम से क्या हो जाएगा? मणिमंगलम में किसकी जानकारी मिलती है? तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। जब अश्वमेध यज्ञ किया गया था तो उसमें मणि मिली थी, तो मणिमंगलम राजा धीराज प्रथम की। राजा धीराज प्रथम के सिंघल विजय का उल्लेख किसमें दिया गया है? तो मणिमंगलम अभिलेख में दिया गया है। चोलों के स्वर्ण सिक्कों की निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो धवलेश्वरम से प्राप्त हुई है। चोलों के सिक्कों पर कौन कौन सी आकृति मिलती है? तो बाघ की, मछली की और धनुष की आकृति मिलती है। किस चोल राजा के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति का अंकन है? तो राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति का अंकन है। चोलों के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चोलों के सिक्कों को काशू कहा जाता था। चोलों का सबसे बड़ा काशू क्या कहलाता था? तो कल्याणजू कहा जाता था। चोलों का साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। चोलों के साहित्यिक स्रोत में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो कलिंगतु पर्णी को, पेरियार पुराणम को और वीरेशैलियम को चोलों की साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंगतु पर्णी की रचना किसने की थी? तो कलिंगतु पर्णी की रचना जय गोंडदार ने की थी। किसकी? कलिंगतु पर्णी की। पेरियार पुराणम की रचना किसने की थी? तो पेरियार पुराणम की रचना शेक्लियार ने की थी। बीरशोलियम की रचना किसने की थी? तो बीरशोलियम की रचना बुद्धमित्र ने की थी। उलाये की रचना किसने की थी? तो उलाये की रचना ओट्टकुट्टम की थी। उलाये किस प्रकार की रचना है? तो श्रृंगार प्रधान जीवन चरित्र है। किस ग्रंथ से परांतक के पांड्य विजय तथा राजेंद्र प्रथम की लंका विजय का विवरण मिलता है? तो महावंश ग्रंथ से। किस ग्रंथ से? तो महावंश ग्रंथ से परांतक की पांड्य विजय और राजेंद्र प्रथम की लंका विजय का वर्णन मिलता है। तमिल साहित्य का क्लासिकल युग किसे माना जाता है? तो तमिल साहित्य का क्लासिकल युग या स्वर्णकाल चोल युग को माना जाता है।
चोल युगीन न्याय व्यवस्था की जानकारी किससे मिलती है? तो चोल युगीन न्याय व्यवस्था की जानकारी चू फान चीन से मिलती है। किससे मिलती है? चू फान चीन से मिलती है। चू फान चीन की रचना किसने की थी? तो चाओजू कुआं ने की थी। किसने की थी? चाओजू कुआं ने की थी। चाओजू कुआं कितनी शताब्दी का चीनी यात्री था? तो 13वीं शताब्दी का चीनी यात्री था। किस राजा के काल में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ था? तो वह राजा था विजयालय। किस राजा के काल में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ था? तो विजयालय के काल में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ था। विजयालय कब राजा बना था? तो 1850 ईस्वी के लगभग। विजयालय किसका सामंत था? तो विजयालय पल्लवों का सामंत था। विजयालय ने किन राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए एक स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना की? तो विजयालय ने पल्लव एवं पांड्यों से लड़ाई करके स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना की। किससे? पल्लव एवं पांड्य राजाओं से। विजयालय ने पांड्यों को हराकर कहाँ पर अधिकार कर लिया था? तो विजयालय ने पांड्यों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर लिया था। और जब तंजौर पर अधिकार कर लिया पांड्यों को हराकर, तो वहाँ पे कौन सा मंदिर बनवाया था? तो वहाँ पे दुर्गा मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था? तो पांड्यों को हराकर दुर्गा मंदिर बनवाया था। कहाँ पे? तंजौर में। चोलों के उत्कर्ष का केंद्र कौन बना था? तो चोलों का उत्कर्ष केंद्र बना था तंजौर। आदित्य प्रथम कब राजा बनता है? तो आदित्य प्रथम 1871 से 907 ईस्वी तक राजा बनता है। आदित्य प्रथम शुरू में किसका सामंत था? तो आदित्य प्रथम शुरू में पल्लव शासक अपराजित बर्मन का सामंत था। किसका सामंत था? आदित्य प्रथम। तो आदित्य प्रथम प्रारंभ में अपराजित बर्मन का सामंत था। अपराजित बर्मन किस वंश का शासक था? तो पल्लव वंश का शासक था। आदित्य बर्मन ने किसकी हत्या करके तोंडमंडलम पर अधिकार किया? तो आदित्य प्रथम ने अपराजित बर्मन की हत्या करके तोंडमंडलम पर अधिकार किया। तोंडमंडलम पर किसने अधिकार किया था? तो तोंडमंडलम पर आदित्य प्रथम ने अधिकार किया था। कब? 890 ईस्वी में। इसके काल में चोल पल्लवों का शासन समाप्त करके स्वतंत्र हो गए। तो आदित्य प्रथम के समय में चोल पल्लवों का शासन समाप्त करके स्वतंत्र हो गए थे। किस चोल शासक राजा के समय सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है? तो आदित्य प्रथम के समय सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। आदित्य प्रथम के किस लेख में सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है? तो आदित्य प्रथम के टकोल्लम लेख में। किसमें? टकोल्लम लेख में सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। आदित्य प्रथम के टकोल्लम लेख में सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। परांतक प्रथम का शासनकाल कब से कब तक है? तो परांतक प्रथम का शासनकाल है 907 से लेकर 955 ईस्वी। परांतक प्रथम की उपाधि क्या है? तो मदुरई कोंड और उत्तम चोल की। उत्तम चोल और मदुरई कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो उत्तम चोल और मदुरई कोंड की उपाधि परांतक प्रथम ने हासिल की थी। प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक कौन था? तो प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक परांतक प्रथम था। किस चोल शासक ने मदुरई पर अधिकार किया था? तो परांतक प्रथम ने मदुरई पर अधिकार किया था। परांतक प्रथम ने किस राजाओं को हराकर मदुरई पर अधिकार किया था? तो परांतक प्रथम ने बेल्लूर के युद्ध में। किस युद्ध में? बेल्लूर के युद्ध में पांड्य एवं सिंघल राजाओं की सम्मिलित सेना को हराकर मदुरा पर अधिकार किया था। परांतक प्रथम ने मदुरई कोंड की उपाधि कब धारण की? तो परांतक प्रथम ने बेल्लोर युद्ध के बाद मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम ने मदुरई कोंड की उपाधि कब धारण की? तो परांतक प्रथम ने मदुरा पर अधिकार करने के बाद मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम ने मदुरई कोंड की उपाधि कब धारण की? तो परांतक प्रथम ने बेल्लोर के युद्ध में पांड्य एवं सिंघल राजाओं की सम्मिलित सेना को हराकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। बहुत सारे प्रश्न घुमा के पूछे जा सकते हैं। किस चोल शासक ने हेमगर्भ तथा तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? तो परांतक प्रथम ने हेमगर्भ एवं तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर असफल आक्रमण किया था? तो परांतक प्रथम ने श्रीलंका पर असफल आक्रमण किया था। किस चोल शासक के अभिलेख से ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है? तो चोल शासक था परांतक प्रथम, उसके अभिलेख से ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। तो चोल शासक का जो परांतक प्रथम था उसके किस अभिलेख से ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है? तो 919 ईस्वी से 921 ईस्वी के उत्तर मेरूर से प्राप्त दो अभिलेख मिलते हैं। उसी में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया गया है। परांतक प्रथम को किस राष्ट्रकूट शासक ने हराया था? तो परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक ने हराया था। राष्ट्रकूट शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने किस युद्ध में हराया था? तो परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तकोल्लम के युद्ध में हराया था। परांतक प्रथम को कृष्ण तृतीय हराकर किस स्थान पर अधिकार जमाता है? तो तकोल्लम पे नहीं, तोंडमंडलम पे अधिकार कर लेता है। चोल काल कब दोबारा अंधकार युग में प्रवेश करता है? तो चोल कालीन जो था वह दोबारा अंधकार युग में प्रवेश तब करता है जब कृष्ण तृतीय तकोल्लम के युद्ध में परांतक प्रथम को हरा देता है।
अंधकार युग में क्रमशः कितने चोल शासकों ने शासन किया था? तो 2 चोल शासक थे अंधकार युग में। कौन कौन थे? मंदरादित्य था और परांतक द्वितीय था। परांतक द्वितीय की उपाधि क्या थी? परांतक द्वितीय ने सुंदर चोल की उपाधि धारण की थी। सुंदर चोल ने कहाँ पर भी आक्रमण किया था? तो सुंदर चोल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजराज प्रथम किसका पुत्र है? तो राजराज प्रथम सुंदर चोल का यानी कि परांतक द्वितीय का पुत्र है। किस चोल शासक का मूल नाम अरिमोली वर्मन है? किस शासक का मूल नाम अरिमोली वर्मन है? तो राजराज प्रथम जो शासक था चोल वंश का, उसका मूल नाम अरिमोली वर्मन था। राजराज प्रथम की उपाधि क्या थी? राजराज प्रथम की उपाधि कांडलूर साले कलमरुत नाम था। कांडलूर साले कलमतरू नाम क्यों दिया गया था? तो केरल विजय के उपलक्ष्य में राजराज प्रथम की उपाधि कांडलूर साले कलमरुत था। तैलिंग कुलांतक की उपाधि किसकी थी? तो तैलिंग कुलांतक की उपाधि राजराज प्रथम की थी। तैलिंग कुलांतक की उपाधि क्यों मिली थी? तो तैलिंग कुलांतक की उपाधि कलिंग विजय के उपलक्ष्य में मिली थी। राजराज प्रथम को सिंगलांतक की उपाधि क्यों दी गई थी? तो सिंगल विजय के रूप में उपलक्ष्य में दी गई थी। जयगोंड की उपाधि क्यों दी गई थी? तो जयगंड की उपाधि पांड्य विजय के उपलक्ष्य में दी गई थी। चोल नारायण की उपाधि किसको दी गई थी? राजराज प्रथम को। चोल नारायण की उपाधि पश्चिमी गंगों पर विजय के उपलक्ष्य में दिया गया था। अन्य उपाधियां में कौन कौन सी थी जो राजराज प्रथम को दी गई थी? तो चोल मार्तंड, चोलेंद्र सिंह, चोलदेव, छत्र शिखामणि, शिवपाद शेखर, नित्य विनोद, निगरिल चोल, यह सब उपाधियां किसकी थी? तो राजराज प्रथम की थी। अरिमोलिन वर्मन की माता का नाम क्या था? अरिमोली वर्मन की माता का नाम बानबन महादेवी था। क्या नाम था? बानबन महादेवी। किसकी माता का नाम था? तो अरिमोली वर्मन का नाम था। अरिमोली वर्मन का किसका नाम था? तो राजराज प्रथम का। अरिमोली वर्मन किस नाम से राजा बनता है? तो राजराज प्रथम के नाम से राजा बनता है। कब? 985 ईस्वी में। चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को माना जाता है। राजराज प्रथम की विजयें कौन कौन सी थी? तो राजराज प्रथम ने केरल विजय, पांड्य विजय, सिंघल विजय, कलिंग विजय, पश्चिमी गंग एवं मालदीव को जीता था। राजराज की पहली विजय कौन थी? तो राजराज की पहली विजय केरल थी। राजराज प्रथम की पहली विजय केरल थी। और अंतिम विजय कौन सी थी? तो राजराज प्रथम की अंतिम विजय मालदीव थी। राजराज प्रथम का समकालीन केरल राजा कौन था? तो राजराज प्रथम का समकालीन केरल राजा राजा रवि वर्मा था। कौन था? राजा रवि वर्मा था। पांड्य शासक का समकालीन शासक कौन था? तो पांड्य शासक राजराज प्रथम का समकालीन शासक अमर भुजंग था। सिंघल का समकालीन शासक कौन था? नरेश महेंद्र पंचम था। कौन था? महेंद्र पंचम था। चोल नौसेना ने सिंघल की राजधानी किसको ध्वस्त किया था? तो चोल नौसेना ने सिंघल की कौन सी राजधानी को ध्वस्त किया था? तो अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया था। राजराज प्रथम ने सिंघल के कौन से हिस्से को अधिकार किया था? तो उत्तरी सिंघली पर अधिकार किया था। यानी कि अनुराधापुर राजधानी को ध्वस्त करके उत्तरी सिंघली राजधानी पर अधिकार किया था। किसने? सिंघल के उत्तरी हिस्से पर अधिकार किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने किया था। चोलों ने सिंघल के उत्तरी हिस्से पर कौन सी राजधानी बनाया? तो पोलोन्नरू नाम की राजधानी से इंगित किया। कौन सी राजधानी? पोलोन्नरू नाम से राजधानी बनाया। पोलोन्नरू को राजधानी बनाया और पोलोन्नरू को क्या नाम दिया था? तो जननाथ मंगलम नाम रखा गया। हिंदू स्थापत्य का अकेला उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो हिंदू स्थापत्य का अकेला उदाहरण श्रीलंका में देखने को मिलता है। और यह किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। कहाँ पे? श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में, पोलोन्नरू में। किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका में अभिलेख खुदवाया था। राजराज प्रथम ने कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य के किस शासक को हराया था? तो राजराज प्रथम ने पश्चिमी के कल्याणी चालुक्य सत्याश्रय को हराया था और इस युद्ध में सत्याश्रय हार गया था। राजराज प्रथम के समय चोल राज्य की सीमा कहाँ तक पहुँच गई थी? तो राजराज प्रथम के समय चोल राज्य की सीमा तुंगभद्रा नदी तक विस्तृत हो गई थी। राजराज प्रथम ने किस किस ओर के चालुक्य को अपना संरक्षित राज्य बना लिया था? तो राजराज प्रथम ने बेंगी के पूर्वी चालुक्यों को अपना संरक्षित राज्य बना लिया था और कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य को सत्याश्रय को हरा के वहाँ पे कब्जा कर लिया था। इसके पश्चात राजराज ने कहाँ की विजय की? पूर्वी चालुक्यों को हरा के वहाँ कलिंग की विजय की। मालदीव को पुराणों में क्या कहा जाता है? तो मालदीव को पुराणों में सांदीमतीवु कहा जाता है। सांदीमतीवु कहा जाता है। मालदीव को पुराणों में क्या कहा गया? तो मालदीव को पुराणों में सांदीमतीवु कहा गया है। यह कितने द्वीपों वाला था? तो मालदीव 12,000 द्वीपों वाला था, जिसे पुराणों में सांदीद्वीप कहा गया है। मालदीव को राजराज प्रथम ने कब जीता था? तो मालदीव को राजराज प्रथम सबसे अंत में जीता था। कौन चोल शासक था जिसने
सबसे पहले संपूर्ण साम्राज्य की भूमि की पैमाइश करवाई थी? कि चोल का वह कौन सा शासक था जिसने संपूर्ण साम्राज्य की भूमि की पैमाइश करवाई थी? तो वह था राजराज प्रथम था। कौन सा पहला शासक था जिसने भूमियों के वर्गीकरण के आधार पर नए करों का निर्धारण किया था? तो राजराज प्रथम। चोल सेना जल सेना की बुनियाद किसने रखी थी? तो चोल जल सेना की बुनियाद राजराज प्रथम ने रखी थी। बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम किस का भक्त था? तो राजराज प्रथम शिव का भक्त था। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया था? तो तंजौर में करवाया था। चोल कालीन का कौन सा मंदिर है जो चित्रकला का अनुपम उदाहरण माना जाता है? तो चोल काल का बृहदेश्वर मंदिर है जो चित्रकला का अनुपम उदाहरण माना जाता है। राजराज प्रथम ने किस स्थान पर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजराज प्रथम ने नागपट्टनम में, किसमें? नागपट्टनम में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम ने हिंदू धर्म के अलावा कौन से धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था? तो बौद्ध एवं जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। राजराज प्रथम ने किस समकालीन शासक को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण हेतु प्रेरित किया था? तो राजराज प्रथम ने अपने समकालीन शासक श्री विजय के शैलेंद्र शासक, किसको? श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग बर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण करने के लिए प्रेरित किया था। स्वर्ण किस चोल शासक के काल में स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राओं का बड़े पैमाने पर प्रचलन किया गया था? तो राजराज प्रथम के समय स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राओं का बड़े पैमाने पर प्रचलन किया गया था। चोलकालीन सिक्कों पर नागरी लिपि में क्या मिलता है? तो चोलकालीन सिक्कों पर नागरी लिपियों में राजराज का अंकन मिलता है। किस लिपि में मिलता है? तो नागरी लिपि में मिलता है। दक्षिण भारत में सबसे पहले खड़ी या आसीनस्थ आकृति वाले सिक्के किसने जारी किए थे? तो किस चोल शासक ने दक्षिण भारत में सबसे पहले खड़ी या आसीनस्थ आकृति वाले सिक्के जारी किए थे? तो राजराज प्रथम ने जारी किए थे। इस चोल शासक ने तुलाभार एवं हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था? तो तुलाभार एवं हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने तुलाभार एवं हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ कहाँ पे किया था? तो तिरुवजुली मंदिर में करवाया था। किस मंदिर में करवाया था? तो तिरुवजुली मंदिर में करवाया था। तिरुवजुली मंदिर में करवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने तिरुवजुली मंदिर में करवाया था। राजराज प्रथम ने किसके साथ तिरुवजुली में तुलाभार एवं हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था? तो राजराज प्रथम ने अपनी प्रमुख रानी लोक महादेवी के साथ, यानी अपनी प्रमुख रानी लोक महादेवी के साथ तुलाभार एवं हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। कहाँ पे? तिरुवजुली नामक मंदिर में। राजेंद्र प्रथम का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? तो राजेंद्र प्रथम का काल 1015 से 1044 ईस्वी तक माना जाता है। राजेंद्र प्रथम की उपाधि क्या थी? तो राजेंद्र प्रथम की उपाधि गंगईकोंड चोलपुरम की थी, गंगकोंड की थी। यानी कि राजेंद्र प्रथम को गंगकोंड की उपाधि कब मिली थी? तो गंगा घाटी की अभियान सफलता पर यह उपाधि मिली थी। पंडित चोल की उपाधि किसे मिली थी? तो पंडित चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम को मिलती थी। कटहाधिपति की उपाधि किस लिए मिली थी? तो राजेंद्र प्रथम को कटहाधिपति की उपाधि मिली थी। दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को किसने कहा था? तो दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? तो इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। तिरुवलंगांडू अभिलेख जो है उसमें राजेंद्र प्रथम के दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है। किसमें? तिरुवलंगांडू अभिलेख में। राजेंद्र प्रथम के सिंघल विजय की जानकारी किसमें मिलती है? तो राजेंद्र प्रथम के सिंघल विजय की जानकारी करंडे ताम्रपत्र में मिलती है। राजेंद्र प्रथम को किसने कहा था कि राजेंद्र प्रथम योग्य पिता का योग्य पुत्र था? यह बात किसने कही थी? तो नीलकंठ शास्त्री महोदय राजराज एवं राजेंद्र ने कही थी। को उसी श्रेणी में रखते हैं किसमें? जिसमें मकदूनिया के फिलिप एवं सिकंदर महान है। इस चोल शासक ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया था? तो राजराज प्रथम ने राजेंद्र प्रथम को अपने काल में ही उत्तराधिकारी बना दिया था। राजेंद्र प्रथम का पहला युद्ध किसके साथ हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम का पहला युद्ध कल्याणी के चालुक्य के साथ हुआ था। राजेंद्र प्रथम का कल्याणी के साथ जो युद्ध हुआ था इसका मत कौन देता है? तो नीलकंठ शास्त्री देता है। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य नरेश को हराकर कौन सा स्थान जीता था? तो राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य नरेश जय सिंह को हराकर तुंगभद्रा वाला रायचूर दोआब जीता था। राजेंद्र प्रथम कल्याणी के चालुक्य नरेश जय सिंह को हराने के बाद अगला युद्ध किसके साथ लड़ा? तो
संपूर्ण सिंगल विजय किया। संपूर्ण सिंगल विजय किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंगल विजय किया था। जब राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंगल विजय किया तो श्रीलंका के किस राजा को बंदी बनाकर चोल राज्य लाया गया था? तो महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य लाया गया था। चोल राज्य में महेंद्र वर्मन कितने वर्षों तक रहा था? तो महेंद्र पंचम चोल राज्य में 12 वर्षों तक रहा और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। किस ग्रंथ से राजेंद्र चोल की लंका विजय की पुष्टि होती है? तो महावंश एवं करंडे ताम्रपत्र से। राजेंद्र चोल ने किस राज्य को जीतकर उन्हें एक अलग राज्य में बदल दिया? तो राजेंद्र चोल ने केरल और पांड्य को जीतकर उन्हें एक अलग राज्य में बदल दिया। नए बनाए गए राज्य का मुख्यालय किसे बनाया गया? तो केरल और पांड्य को जीतकर एक अलग राज्य बनाया गया और जो नया राज्य बनाया गया उसका मुख्यालय किसे बनाया गया? तो चोल पांड्य को मदुराई को उसका मुख्यालय बनाया गया और वहाँ का वायसराय चोल पांड्य को बनाया गया। राजेंद्र का पश्चिमी चालुक्य के किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? तो राजेंद्र का पश्चिमी के चालुक्य जयसिंह द्वितीय से साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में किसे सफलता मिली? तो इस युद्ध में राजेंद्र को सफलता मिली। राजेंद्र ने बेंगी में किसको हराया था? तो राजेंद्र ने बेंगी में राज को चालुक्य नरेश बनाया था। राजेंद्र प्रथम मध्य गंगा घाटी में अपने अभियान करने से पहले शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कहाँ पे युद्ध किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने कलिंग विजय किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था गंगा घाटी में अभियान करने से पहले शक्ति का प्रदर्शन करना। शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कहाँ पे आक्रमण किया? तो राजेंद्र ने गंगा घाटी का अभियान किया और इस अभियान के लिए किसको भेजा था? तो इस अभियान के लिए विक्रम चोल के नेतृत्व में भेजा था। यानी गंगा घाटी के अभियान के लिए राजेंद्र प्रथम ने किसे भेजा था? तो गंगा घाटी के अभियान के लिए राजेंद्र प्रथम ने विक्रम चोल को भेजा था। इस अभियान का सेनापति कौन था? तो इस अभियान का सेनापति दंडनाथ था। कौन था? तो गंगा घाटी के अभियान का सेनापति कौन था? दंडनाथ था। गंगा घाटी का अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गंगा घाटी के अभियान का मुख्य उद्देश्य था बंगाल से गंगा जल को लाना। क्या करना था? बंगाल से गंगा जल को लाना था। इस अभियान में बंगाल में कौन शासक था? तो इस अभियान में बंगाल में शासक था पाल वंश का। पाल वंश कौन था? पाल वंश का शासक था महिपाल प्रथम। गंगा घाटी को जीतने के बाद राजेंद्र चोल ने क्या किया? तो गंगा घाट को जीतने के बाद राजेंद्र चोल ने त्रिचनापल्ली में, कहाँ पर? त्रिचनापल्ली में गंगईकोंडचोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की। यानी कि राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी का अभियान जीतने के बाद गंगईकोंडचोलपुरम की राजधानी कहाँ पर स्थापित किया? तो त्रिचनापल्ली में स्थापित किया था। इस अभियान से चोलों की धाक कहाँ जम गई थी? तो संपूर्ण देश में धाक जम गई थी। किस अभियान के? गंगा घाटी के अभियान से। गंगा घाटी के अभियान का एक अप्रत्यक्ष परिणाम क्या निकला था? तो गंगा घाटी के अभियान का एक अप्रत्यक्ष परिणाम यह निकला कि दक्षिण भारत के अनेक दल, विशेषतः ब्राह्मण क्षत्रिय के दल बंगाल में बस गए। कहाँ जाके बस गए? तो दक्षिण भारत के जो विशेषतः ब्रह्मा और क्षत्रिय के दल थे वह बंगाल में बस गए। बंगाल में ये किस नाम से जाने जाते थे? तो ये कर्नाटक के मूलतः ब्राह्मण थे। कौन थे? जो बंगाल में जाके बस गए तो वह कर्नाटक के मूलतः ब्राह्मण थे और ये कराट कराते थे। ठीक है। बाद में ये क्षत्रियों के कर्म निभाने लगे, यानी कि जो ये ब्राह्मण थे बाद में क्षत्रियों के कर्म निभाने लगे थे, तो इसलिए यह ब्रह्मक्षत्र कहलाए। और ये कहाँ जाके बस गए? तो जब राजेंद्र चोल ने बंगाल का क्षेत्र जीत लिया था, गंगा घाटी के अभियान करने से बंगाल का क्षेत्र जीता, तो जो कर्नाटक के ब्रह्म क्षेत्र थे वह जाके कहाँ बस गए? तो बंगाल में बस गए। और ये आगे चल के किसका प्रतिनिधित्व किए? तो ये एक प्रतिनिधि सामंत सेन था। इन्हीं का एक प्रतिनिधि क्या था? सामंत सेन था, जिसने बंगाल में किस वंश की स्थापना की? तो बंगाल में सेन वंश की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया की विजय की थी। इसके बाद उसने कौन कौन से विजय किया था? तो कडारम की विजय जीता था, श्री विजय जीता था, अंडमान निकोबार जीता था, अराकान की विजय किया था, इसने पेंगू बर्मा को भी जीता था। राजेंद्र का समकालीन शैलेंद्र शासक कौन था? तो राजेंद्र का समकालीन शैलेंद्र शासक संग्राम विजय तुंग बर्मन था, जो कि पराजित हुआ था। राजेंद्र ने उसकी राजधानी श्री विजय पर अधिकार कर लिया, राजधानी श्री विजय पर अधिकार कर लिया था। कटाह को तमिल प्रशस्तियों में कटारम कहा गया है। किसको कटारम कहा गया है? तो कटाह को तमिल में क्या कहा गया है? तो कटाह को तमिल प्रशस्तियों में कटारम कहा गया है, जो आज के मलाया प्रायद्वीप का खेड़ा है। कटारम कटाह विजय राजेंद्र की अंतिम विजय थी, यानी कि कटारम या कटाह राजेंद्र की अंतिम विजय क्या थी? तो राजेंद्र चोल की अंतिम विजय थी कटारम या कटाह, जो सर्व प्रमुख विजय कही जाती है। यानी कि राजेंद्र प्रथम की सर्व प्रमुख विजय किसे कही जाती है? तो कटारम और कटाह की सर्व प्रमुख विजय कही जाती है। नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार इस युद्ध के कारणों में युद्ध जनित विजय लालसा के साथ अंतर्निहित व्यापारिक हितों की रक्षा और विभिन्न राज्यों जैसे चोल, चीन और दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप के शैलेंद्र राज्य के बीच वैदेशिक संबंधों के उतार चढ़ाव के तंतु छिपे हुए थे। इसकी पुष्टि किससे होती है? तो तिरुवलंगाडु अभिलेख एवं राजेंद्र की कटाह अधिपति की उपाधि से होती है।
राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए कितना मील लंबा पुल खुदवाया था, तालाब खुदवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबा तालाब खुदवाया था। वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विद्यालय की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। और विद्यालय की स्थापना करवाने के कारण इसको क्या कहा गया था? तो पंडित चोल कहा गया था। राजेंद्र चोल ने चीन में दूत मंडल कब भेजा था? तो राजेंद्र चोल ने चीन में दूत मंडल 1033 ईस्वी में भेजा था। कब भेजा था? तो 1033 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने चीन में दूत मंडल भेजा था। राजेंद्र प्रथम ने कहाँ के राजा के साथ मित्रता स्थापित की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने कंबोडिया के खामीर राजा के साथ, किसके? कंबोडिया के खामीर राजा के साथ मित्रता स्थापित की थी।